भिंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनमा आचार्य भिंड आईं और उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कांग्रेस की आने वाली सरकार के निर्णय के बारे में भी बताया। उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। 75 के करीब बची हैं। तो पहला मुद्दा तो मुझे लगता है कि भिंड का मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। मैं इस पे क्या बात करूं, इस पे तो ये सब आपको पता ही है कि ये 250 घोटाले शिवराज सिंह जी की सरकार के रहे हैं और इन घोटालों में अलग अलग समय पर भिंड को भी मुश्किलें आई हैं। यहां पे तो छोटे छोटे घोटाले जिसको कह दे, अब इनकी तुलना में तो 1-1.5 करोड़ के घोटाले को तो छोटा ही मानेंगे। जो आपके यहाँ हाउस रेंट अलाउंस का घोटाला हुआ उसे तो छोटा ही माना जाएगा, लेकिन ये जो घोटाले हैं इनका सीधा प्रत्यक्ष और परोक्ष हर तरह से नुकसान भिंड को भी हुआ है। यहां जैसे मैंने बात की रोजगार की, ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिला, मुझे कहते हुए गर्व होता है 30,000 सैनिक यहाँ के भारतीय सेनाओं में रहे हैं, लेकिन अग्निपथ जैसी स्कीम आई तो उसने सेना के अंदर के फैब्रिक को जिस तरह से कमजोर किया, उसी तरह युवाओं को भी वंचित किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। अगर यहाँ स्वास्थ्य की बात कर लें, देखिए जो यहाँ स्कूल बना है, कॉलेज बना है, ये सब कांग्रेस के समय में बने हैं। स्वास्थ्य की बात कर लें, यहाँ की जो सांसद है संध्या राय, मैंने उनका भाषण सुना था, वो स्वीकृति शब्द को बोलते समय 3 बार हकलाई, क्योंकि स्वीकृति नहीं मिली है। बनेगा कह दिया, लेकिन संसद में स्वीकृति हुई है ये नहीं समझ में आया, उनके भाषण से भी नहीं समझ में आया। तो यहां जिस मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है वो तो बनेगा तब जब शिलान्यास होगा। घोषणावीर सरकार के लोग अगर यहां शिलान्यास तक नहीं कर सकते हैं तो ये एक मुश्किल की बात है। अभी जो अपने कलेक्टर हैं संजीव श्रीवास्तव, 5-6 दिन पहले अस्पताल में गए, 6 डॉक्टर नदारद। वैसे भी यहाँ विशेषज्ञों की कमी है। अब ऐसा तो नहीं है कि दंदरवा के डॉक्टर हनुमान जी ही सबका इलाज कर देंगे, वो तो आप उनकी श्रद्धा में उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, वो बिल्कुल निवारण करेंगे, लेकिन जाना तो हॉस्पिटल में पड़ेगा। तो वहां हॉस्पिटल की हालात इतने खराब है। अवैध रेत उत्खनन की बात कर ले, यहाँ पे भी वो माफिया चल ही रहा है। मैं भिंड में अकेले नहीं कहूंगी, पूरा ये क्षेत्र और यहाँ तक कि जिस लोकसभा, मैं चूंकि विदिशा से आती हूं, तो वहां पर बुधनी में जिस तरह से रेत उत्खनन होता है वैसा ही माफिया एक यहाँ पनपा हुआ है। यहाँ 39 वार्ड हैं, सड़कें खराब हैं। मैंने सुना था कि यहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, पर अब मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकूंगी कि यहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। और मैं इतने अच्छे शहर के इतने प्रबुद्ध पत्रकारों के साथ सामने वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन कहने में तो आता है ना कि 2016 में भिंड को सबसे गंदा शहर दूसरे नंबर का देश में माना गया था। लेकिन यहाँ के नागरिकों की तारीफ करूंगी, जागरूक लोग हैं। आगे चल के नागरिक सड़क पे उतरे, मतलब चाहे तो आप पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो नागरिक सड़क पे उतरे और भिंड की जो नगर पालिका की हालात थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन बहुत बेहतर अभी भी नहीं है। अभी भी 183वां नंबर शायद आप सब जानते होंगे ये है, लेकिन धरातल पे ये चीजें और भी खराब हैं। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था में हालांकि एक आज 5 साल में पकड़ा गया, 2 घंटे पहले एक आपका अपराधी जो शर्मा जी का, विश्वेश्वर दयाल शर्मा जी की हत्या हुई थी, उनका एक अपराधी आज पकड़ा गया है। भिंड में एक हत्याकांड 2017 में हुआ था, उसका अपराधी आज पकड़ा गया। लेकिन अगर हम देखें, चाहे दिन दहाड़े किसी की युवक की हत्या हो जाए, चाहे सराफा बाजार के व्यापारी की हत्या हो जाए, चाहे लोगों के पास अवैध हथियार रखे हो, इन सब से क्या दिखता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। पुलिस प्रशासन से डर नहीं है लोगों को। इन सब चीजों को देख के ये लगता है कि जो नेतृत्व आपका है, क्या वो भिंड को उसके मुकाम तक ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। और घर में लोग गांजा उगा रहे हैं,
पकड़ा गया था। आप सभी पत्रकारों का साधुवाद करती हूँ कि आप ऐसी रिपोर्ट डालते हैं तो हम सबको पता चलता है कि भिंड में क्या क्या हो रहा है। तो घर में गांजा उगाने लगे लोग, क्या कारण है इसका? अंतिम कारण तो यही है ना कि रोजगार नहीं है। अंतिम कारण तो यही है ना कि युवा तब भटकता है जब उसको रोजगार नहीं मिलता, एक उसका गंतव्य नहीं मिलता। तो इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश, ये जो क्षेत्र है जहां 5 विधानसभाएं हैं, ये एक बार पूरा न्याय करेगा। और मैं दंदरुआ के हनुमान जी के आगे भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि ये लोकतंत्र के ऊपर जो फफूंद लग रही है, जिससे लोगों के अंदर डर आ रहा है, लोग अपनी बात नहीं कह पाते, इन सब से हमको मुक्ति मिलेगी और यहाँ की जनता जागरूक होकर इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति का वो इतिहास लिखेगी कि यहां से लोकतंत्र को सर्वाधिक मत मिलेंगे। मेरी बात यही खत्म। ने लगभग 79 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं, लेकिन सब कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। क्या आप भी बड़े लीडरों को उतारना चाह रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं? काश ऐसा होता कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस तरह जुड़े होते कि हमको भी पता चल जाता कि चुनाव की घोषणा कब होने वाली है। हमको तो पता ही नहीं है कि घोषणा कब होगी। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी आपको सामने दिखने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी का टांका है उनके साथ भिड़ा हुआ, तो वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री कब तक सरकारी खर्चे पर कहां कहां जा सकते हैं। जनता का पैसा, सरकारी पैसा, प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले ऐसे जाते हैं, घूमते हैं, घोषणाएं करते हैं। एक नया चलन चला हुआ है, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहा है ये चलन। तो जब उनका सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव घोषित करेगा। चुनाव घोषित होने दीजिए, हमारी लिस्ट आ जाएगी। दूसरी सूची में भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को उतारा है। इसका मंतव्य आप क्या मानती हैं, कांग्रेस क्या मानती है? एक तो ये मानते हैं हम कि बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह उसका मनोबल गिरा हुआ था, जिस तरह से आंतरिक कलह चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए बड़े नामों को उतारा है कि एक तो उनके लिए भी चुनौती हो जाए कि अपने सांसद होते हुए तुम अपना क्षेत्र जिताओ। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सत्ता के जाने से डरपोक प्रधानमंत्री हैं। वो ना केवल सत्ता के जाने से, वो वैसे भी डरपोक प्रधानमंत्री है। एक फौजी होकर ये मैं कहती हूँ, बहुत दम से कहती हूँ कि वो बेहद डरपोक प्रधानमंत्री हैं। तो उनको सत्ता जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए वो इस तरह के गुंताड़ कर रहे हैं, किसी को हाशिए पे ला रहे हैं, किसी को सामने ला रहे हैं, कुल मिला के। लेकिन जनता जो न्याय करती है ना, जब भिंड की जनता जब न्याय करती है तो पूरा न्याय करेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े संत हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेताओं से आप चुनाव नहीं जीत, बाबाओं से आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको जनता को बाबा मानना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। बहुत सही बात है, लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में जनता की इच्छा से चुनाव जीता जाता है। जनता जरूर अपने आप को जब प्रजा मानने लग जाती है तब उसकी सोच कुंठित होने लगती है, वो छोटा सोचती है, डरती है। मेरा ये आने का उद्देश्य एक और है कि जनता से कहूं कि आप ये सोचिए कि कांग्रेस की ताकत जनता से आती है और जब कांग्रेस सत्ता में आती है, पावरफुल होती है, तो ताकत वापस लोगों तक आती है। आपके सामने आरटीआई का उदाहरण है, आपके सामने राइट टू फूड का उदाहरण है, आपके सामने राइट टू हेल्थ का उदाहरण है, राइट टू एजुकेशन का उदाहरण है। कांग्रेस के पास जब जनता ताकत देती है, वो ताकत जनता को वापस मिलती है। सोचकर देखिएगा, और वही ताकत पत्रकारों को भी वापस मिलती है। सोचकर देखिएगा कि क्या आप पिछले इतने सालों में मजबूत हुए हैं। अपने आप को सोचना होगा और यही जनता से मेरी गुजारिश है कि आप प्रजा नहीं हैं, आप मालिक हैं, निर्णय आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के होने के नाते मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर विधानसभा चुनावों के बाद सामने आने वाली? मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कोई लड़ाई नहीं है, सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान में हम लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध उसे अपनी तरफ अपने आप पीछे खींच रहे हैं, तो राजस्थान में भी रिपीट होने की पूरी संभावना दिखती है। मैम, इंदौर में कल एक विविध हादसा हुआ है, महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? एक लड़की 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, उसके साथ बलात्कार हुआ। विभत्सता का सामान्यीकरण, मैं इसे समझती हूँ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पहले विभत्सता एक होती थी, निर्भय कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था, एक एक व्यक्ति। लेकिन आज मणिपुर होता है, उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज हमारी महिला पहलवान जो मेडल लेकर आई, वो यौन उत्पीड़न की शिकायत करती हैं,
उस सांसद को न तो सांसदी से हटाया जाता है, कुश्ती महासंघ भंग होता है, लेकिन उसे पद से नहीं हटाया जाता। तो ये जो विभत्सताएं हैं, ये हमने इसको सामान्य रूप में लेना शुरू कर दिया और ये समाज का पतन हो रहा है। धीरे धीरे ये सामाजिक पतन है कि जिसमें एक 12 साल की बच्ची उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी में घूमती है और लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं। भला हो आचार्य राहुल नाम के उस युवा का, जिन्होंने उसके ऊपर अपने वस्त्रों को उड़ा दिया और उसके बाद उसे हॉस्पिटल भेजा। तो पूरी तरह मानवता मरी नहीं है, लेकिन समाज हमारा ह्रास की तरफ जा रहा है। ये हम सबके सोचने की बात है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। मैडम, सनातन के मुद्दे पर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हुई और अभी दूसरी सूची जारी हुई है। उसमें एक मोनिका भट्टी एक प्रत्याशी इन्होंने घोषित किया, जिसके पिताजी ने रामचरितमानस चलाया, जो कतई करके उसका समर्थन नहीं करती, उसको पूरा परिवार ने कभी समर्थन नहीं किया। उसके भी कई सारे बयान है जिसमें उसने ये कहा है कि हम सनातन को नहीं मानते। तो एक तरफ सनातन को लेके हमलावर और दूसरी तरफ ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रही भाजपा, आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चरित्र दोहरा रहा है। आप उनके जितने भी बयान सुनेंगे, आपको दोहरापन बराबर लगातार दिखेगा। तो उसी दोहरापन का ये नमूना है। मैं ऐसा मानती हूं कि धर्म, हमारा सनातन धर्म चराचर है, अनश्वर है, शुरू से है। ये हम सबका अपना निजी विचार है। मैं खुद विदिशा से आती हूँ, मेरा परिवार एक धार्मिक परिवार है, लेकिन मैं अपने धर्म का अपने फौज में रहते हुए कभी ढोल नहीं पीटती। मैंने कभी अपने धर्म का कोई भी चीज अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए धारण नहीं किया। तो मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मेरी अपनी आस्था है और मैं समझती हूँ जो लोग दोहरे चरित्र के हैं, दोहरे मापदंड के हैं, उनको पत्रकार भी, जनता भी सामने लेकर मोदी जी लगभग जहां जहां चुनाव लड़े अपने फेस पे, वहां चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश में अब आ गए अपने चेहरे पर। नरेंद्र मोदी का मॉडल गुजरात मॉडल के नाम पे एप्को वर्ल्ड वाइड नाम की एक अमेरिकी कंपनी का गढ़ा हुआ मॉडल था और वो मॉडल धीरे धीरे अब फेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 9,000 करोड़ रुपए खुद के प्रचार पर खर्च किए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व बनने के बाद अब लोगों के सामने सच तो आता ही है ना, सच थोड़ा ही छुपता है, वो तो अपने हर तरह से कहीं से भी निकल के आता है। तो लेने के बाद आप लंबे समय तक बीजेपी से जुड़ी रही, गुजरात मॉडल को आपने अच्छी तरह से स्टडी किया है, आप मोदी की फैन रही है, पीएमओ के बड़े अधिकारी से आपकी अच्छी बातचीत होकर उनसे मुलाकात भी हुई। तो क्या वजह रही कि मोदी को आपने विरोधी समझ बैठी और कांग्रेस के पक्ष में बात कर रही है? ऐसे आपका ये दल बदलना, फिर आप आम आदमी पार्टी के भी साथ रह चुकी हैं, तो आपके सवाल का स्वागत करती हूँ, जवाब देती हूँ। सेना में रहते हुए हम लोकतंत्र की जमीन पर रहते हैं और हम नहीं जानते राजनीति क्या होती है। क्या आपके यहाँ कोई फौजी भाई हैं? आप उनसे पूछ सकते हैं, हमें कोई इल्म नहीं होता। नरेंद्र मोदी आए तो मुझे लगा कि लोकतंत्र को एक नई दिशा मिलने वाली है, जैसा आप सबको लगा होगा, मुझे अकेले को नहीं लगा। और मैं तो फिर फौज के अंदर थी। 40 दिन को अगर आप लंबा समय कहते हैं तो मैं 40 दिन, 38 दिन टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन बिना पार्टी ज्वाइन किए। आप एक खबर चूक गए जिसमें 2018 में उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल किया था, जिसको मैंने मना कर दिया था। वो भी खबर मध्य प्रदेश में और कुछ चैनल्स जैसे IBC 24 वगैरह ने चलाई थी। उसके बाद मैं कांग्रेस में ही आना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को मैं कभी नहीं चाहती थी। कठुआ कांड के बाद जब उनके बलात्कारियों का सम्मान किया उस पार्टी ने, तो मैं पूरी तरह विचलित हो गई। ये अप्रैल की बात है 2018 की। ये जरूर है कि मैं कांग्रेस में ही आना चाहती थी, शुरू से ही आना चाहती थी। मैं लोकतांत्रिक तरीके से हूं। मैंने 24 साल भारतीय वायुसेना में जो काम किया है वो पूरा लोकतंत्र था। मुझे लगा कि कांग्रेस में अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझसे थोड़ा सा छलावा भी था, तो वो 4 महीने का सफर है। लेकिन मैं समझती हूं कि उसके बाद 1.5-2 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं थी। मैं TV9 भारतवर्ष की एंकर थी। तो अगर आप मेरी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये दिलचस्पी रखिए कि ये एक संघर्ष है। ये 100 साल बाद जो 2023 में संघर्ष हो रहा है वो 1923 का संघर्ष है। तब भी हम पूंजीपति ऐसे लोगों के और अंग्रेजों के शासन में थे। आज अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि उनकी जमीन पूरी तरह खिसकी हुई है, कार्यकर्ता उसका मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। मैं भी मध्य प्रदेश की बेटी हूं तो मैं जानती हूं
कि यहाँ ये गुजरात मॉडल जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि पूरे बीजेपी का कोई भी एक ऐसा नेता बता दीजिए जो अभी के मुख्यमंत्री के अलावा सारे प्रदेश में जाना जाता हो, तो कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये गुजरात मॉडल चलने की जो चाल है ये इनके ऊपर खुद के ऊपर भारी पड़ रही है, और मुझे लगता है वो समझ भी गए हैं अब और ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए इस चुनाव में पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी तक यहाँ भोपाल, सागर, कई जगह पे अपने दौरे जो है कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस चीज के लिए क्यों आगे पहल नहीं कर रही है? बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके प्रत्याशियों को समय दे दिया कि वो आगे अपनी तैयारी कर लें, चुनाव से पहले ही अपना जो जमीन है वो पक्की कर लें, लेकिन कांग्रेस अभी भी बैकफुट पे। बीजेपी के साथ कुछ और ऐसे भी संस्थान है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि चुनावों की घोषणा कब होने वाली है, और हमें ये नहीं पता है। तो जब हमको मालूम होगा तो हम अपने प्रत्याशी उतार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, और खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट मांगने जैसा कृतज्ञ अपराध करने के बावजूद भी उनको किसी तरह का चैलेंज नहीं करता, उनके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता, ऐसा चुनाव आयोग उनकी तरफ है। तो वो जानते हैं कब ये चुनाव होने वाला है। मतलब मैडम आप ये साफ कर रही हैं कि जैसे बीजेपी ने तय कर लिया है कि यहाँ पे उनके प्रत्याशी कमजोर हैं तो उन्होंने अच्छे प्रत्याशी उतारे, तो यानी कि कांग्रेस हर सीट पे मजबूत है। इस बार जनतंत्र मजबूत है, बीजेपी कमजोर है ये एक बात है। इस बार लोकतंत्र मजबूत है। लोग ये समझ चुके हैं कि बार बार वो भ्रम में नहीं आएंगे। नहीं तो शिवराज सिंह जी इस चुनावी आखिरी साल में 19 घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ पुरानी कुछ नई मिला के 19 घोषणाएं कर रहे हैं। लोगों को समझ में आता है। हम लोगों को ये माने कि वो इवेंट मैनेजमेंट से 1-2 बार चमत्कृत हो सकते हैं, लेकिन पूरी सरकार अगर इवेंट मैनेजमेंट की हो तो लोगों के सरोकार पीछे चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आती है, मध्य प्रदेश में सरकार आती है आपकी, तो आप युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या रोजगार? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कमलनाथ जी ने अभी कहा है कि हमारी जो लोकसभा में गाली देते हैं और उन पर कार्रवाई तो दूर की बात है, भाजपा उनको उपकृत करके राजस्थान में लोकसभा का प्रभारी बना लेती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे फौजी हैं राजस्थान में, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, लेकिन फौज भूल गए, गाली देने में वो उसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्पल ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं कि जितनी गाली दोगे उतने आगे बढ़ोगे। तो मैं कर्नल का एक सिल्वर मेडलिस्ट का जो रास देख रही हूँ, वही तो मैं सामाजिक पतन की भी बात कर रही हूँ कि कैसे आज हमने विभत्सता का, गालियों का सामान्यीकरण कर लिया है, और ये बहुत दुख की बात। मेरा एक सवाल, कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है, लेकिन आपस में ही कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं चढ़ते हुए, ये ऐसे इस तरीके की सारी चीजें सामने आई। ग्वालियर में पहले मैं करेक्ट कर दूं कि जन आशीर्वाद यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके काउंटर में नहीं निकाली। ये पत्रकार इस तरह की ना एक धरती बनाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि लाडली बहना योजना जो है वो नारी सम्मान योजना हमने उसके कारण निकाली। भाई हमारे यहाँ अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में हमने ये नारी सम्मान योजना निकाली थी, कर्नाटक में निकाली थी, नकल तो शिवराज सिंह जी ने की है। इसी तरह जन आशीर्वाद यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जन सरोकारों के मुद्दे उठा रहे हैं कि जन सरोकार की यात्रा है जिसमें हमने जन आक्रोश यात्रा के रूप में जो निकाली है। आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लड़ने दीजिए, पर वो अल्टीमेटली यात्रा जो निकल रही है। मेरा ये कहना है कि जहां जहां लोकतंत्र होगा, थोड़ा बहुत जो आपस में जिनका नहीं बनती है वो होता है, सब जगह होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो अंतर विरोध इतना ज्यादा दिख रहा है, आप सब देख रहे हैं, हर रोज वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। लाडली बहना योजना आपकी कॉपी है? हमारी कॉपी है। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में, आप देखिए 1500 रुपए की जो योजना चल रही है वो हमने अक्टूबर में लेकर आए थे। अगर शिवराज सिंह जी उसकी कॉपी करते, हमारी तो ये आपको, अगर मैं, मेरे पास तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारी बड़ी सारी योजनाएं हैं किसानों से रिलेटेड, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और ये पूरी कृषि आधारित इकोनॉमी चल रही है वहां पर। अगर शिवराज सिंह जी इसकी नकल कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती, उसका फायदा यहाँ के लोगों को होता। लेकिन दिक्कत यह है कि वो कांग्रेस की उन योजनाओं की नकल करते हैं, तो हम कहते हैं ओपीएस दो ना, ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दे रहे? फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार वोट के लिए पैसे बांट रही है? भारतीय जनता पार्टी बोली लगा के वोट मांग रही है। 1000 दूंगा, 1250 दूंगा, 1750 दूंगा, 2000 दूंगा, बोली लगा रहे हैं। दिखाया तो आपने, आप कह रही हैं
आप फर्क समझिए। आरा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 50,000 करोड़ की योजना दूं या कितना दूं, 60,000 दूं कि कितना दूं, 70,000 करूं कि कितना दूं, 1.25 करोड़ करूं कि कितना दूं। बोली मत लगाइए, लोकतंत्र की बोली नहीं लगती है, हम बोली नहीं लगा रहे हैं। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, उसके बाद मैम आप एयरफोर्स में भी रही हैं और यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसने अग्निवीर योजना शुरू कर दी है। आप और हमारा जो भिंड है वो यहाँ पे सारे लोग सेना में जाते हैं, तो युवाओं के लिए केवल 4 साल नौकरी के लिए मिलेगा, क्या कहेंगे? मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि यहाँ से 30,000 के करीब युवा जो हैं वो भारतीय सेनाओं में, युवा भी और अलग अलग उम्र के लोग भी भारतीय सेनाओं में रहे हैं। लेकिन अग्निपथ स्कीम ने यहाँ के युवाओं का भविष्य एक बार फिर अंधेरे की गर्त में भेजा है। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार 2024 में जब बनेगी तो हम इस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे। बहुत साफ हमारा वक्तव्य है और ये हमने अप्रैल के बाद से ये हमने बोला है। चुनावी मैनिफेस्टो में यही रहेगा क्या? हमने इसे मंच से बोला है। मैनिफेस्टो जब बनेगा तो जो जो चीजें हमने पहले बोली हैं वो उसमें शामिल की जाएंगी।